कभी सोचा है कि दुनिया में युद्ध आखिर खत्म क्यों नहीं होते? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक बहुत ही चौंकाने वाले तर्क को समझेंगे कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध को एक खरबों डॉलर के विशाल व्यापार में बदल दिया है। रोज हम खबरों में तबाही देखते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं। फिर भी ये युद्ध रुकते क्यों नहीं? अगर युद्ध से सिर्फ दुख और विनाश ही मिलता है तो ये सिलसिला लगातार चलता क्यों रहता है? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी परेशान करने वाला है। जवाब यह है कि कुछ चुनिंदा और शक्तिशाली लोगों के लिए युद्ध एक त्रासदी नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन गया है। एक ऐसा उद्योग जो अकल्पनीय दौलत पैदा करता है। और इस मुनाफे वाली युद्ध मशीन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही तैयार किया है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? ये समझने के लिए कि युद्ध एक व्यवसाय कैसे बना, हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे दूसरे विश्व युद्ध के दौर में। जब पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था ना, तब अमेरिका कह सकते हैं कि साइड में खड़ा था। उसे लड़ाई से ज्यादा अपने व्यापार में दिलचस्पी थी और उनकी सेना वो इतनी छोटी थी कि पुर्तगाल की सेना भी उससे बड़ी थी। लेकिन फिर आई वो तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर अचानक हमला हुआ और अमेरिका, जो अब तक किनारे खड़ा था, उसे इस आलमी जंग के बीचों बीच आना पड़ा। लेकिन अब अमेरिकी सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी थी। जो कंपनियां थीं वो तो प्रॉफिट के लिए काम करती थीं। अब उन्हें एक ऐसी जंग के लिए हथियार बनाने को कैसे कहें जिसका कोई भरोसा नहीं था कि कब खत्म हो जाए। कंपनियों को डर था कि उनका सारा पैसा डूब सकता है। तो सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा जबरदस्त हल निकाला जिसे कहते हैं गारंटीड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये था क्या? ये एक ऐसा ऑफर था जिससे कोई भी कंपनी मना ही नहीं कर सकती थी। सीधा साधा हिसाब था, सरकार आपके सारे खर्चे उठाएगी और ऊपर से आपको पक्का मुनाफा भी देगी। मतलब कंपनियों के लिए 0 रिस्क और 100% प्रॉफिट की गारंटी। और इसका असर? अरे असर तो तुरंत हुआ। देखते ही देखते अमेरिका की पूरी इंडस्ट्री ने अपना रूप ही बदल दिया। फोर्ड, जो अपनी शानदार कारों के लिए जानी जाती थी, अब B-24 बॉम्बर बना रही थी। जनरल मोटर्स टैंक बनाने लगी थी। यहीं से शुरुआत हुई अमेरिका के औद्योगिक सैन्यीकरण की। अच्छा, जंग तो खत्म हो गई, बंदूकें शांत हो गई, लेकिन अब अमेरिका के सामने एक नई सच्चाई थी। देश की 40% GDP, करोड़ों नौकरियां, सब कुछ डिफेंस सेक्टर पर टिक गया था। अब सोचिए, जब किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही जंग पर निर्भर हो जाए तो क्या वह सच में शांति चाहेगा? और ये खतरा सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, इसे तो खुद प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने पहचाना था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने देश को एक नई और बहुत ताकतवर शक्ति के बारे में चेतावनी दी, जिसे उन्होंने नाम दिया द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये पूरा सिस्टम, ये चक्र काम कैसे करता है? बड़ा सीधा सा हिसाब है। देखिए, डिफेंस कंपनियां पॉलिटिकल कैंपेन में पैसा लगाती हैं, फिर वही राजनेता सत्ता में आके बड़े बड़े मिलिट्री बजट्स पास करते हैं, और वो पैसा कहां जाता है? घूम फिर कर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में उन्हीं कंपनियों की जेब में वापस चला जाता है। और ये मत सोचिए कि ये बस बातें हैं, आंकड़े देखिए। 2008 से 2018 के बीच पेंटागन के 380 बड़े बड़े अधिकारी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इन्हीं डिफेंस कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर चले गए। इसी को तो कहते हैं रिवॉल्विंग डोर। अंदर के लोग बाहर जाके सिस्टम को अपने फायदे के लिए चलाते रहते हैं। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस विशाल युद्ध मशीन को जिंदा रहने के लिए एक नए दुश्मन की जरूरत थी, और वो दुश्मन मिला कम्युनिज्म, यानी साम्यवाद के रूप में। और बस यहीं से वियतनाम युद्ध की जमीन तैयार हुई, जो इस प्रॉफिट वाले सिस्टम का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया। वियतनाम, एक ऐसा देश जिसके बारे में ज्यादातर अमेरिकी जानते तक नहीं थे, शायद नक्शे पर भी न ढूंढ पाते। वो अचानक दुनिया का सबसे जरूरी मैदान बन गया। प्रोपेगेंडा का ऐसा खेल खेला गया कि लोगों को लगने लगा कि कम्युनिज्म से लड़ना तो उनका एक नैतिक कर्तव्य है, एक जरूरी काम है। और इस जंग से किससे फायदा हुआ? अरे कुछ लोगों को तो बेहिसाब फायदा हुआ। बेल हेलीकॉप्टर का ही उदाहरण ले लीजिए। 1962 में उनकी सेल्स थी $10 मिलियन, और जंग के दौरान सिर्फ 5 साल में 1967 तक ये बढ़कर हो गई $2 बिलियन। सोचिए जरा, कितना बड़ा जंप है ये। लेकिन इस मुनाफे के पीछे एक भयानक सच भी था। इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। 19 साल तक चले इस बेरहम संघर्ष में करीब 3 से 5 लाख वियतनामी नागरिकों की मौत हुई। साथ ही 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई।
और ये कहानी यही नहीं रुकी। दूसरे विश्व युद्ध और वियतनाम में जो प्रॉफिट का ये मॉडल बना था, वो आज के दौर में भी चल रहा है, बल्कि अब तो ये और भी बड़ा और ताकतवर हो गया है। अमेरिकी विदेश नीति कैसे बदलती है, इसका एक क्लासिक उदाहरण है डोनाल्ड रम्सफेल्ड और सद्दाम हुसैन की कहानी। 1983 में दोनों सहयोगी थे, ईरान के खिलाफ एक दूसरे का साथ दे रहे थे, और ठीक 20 साल बाद 2003 में वही सद्दाम हुसैन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो दिमाग घुमा देंगे। मान लीजिए आपने 2001 में स्टॉक मार्केट में $10,000 लगाए होते, तो 2022 तक वो $61,000 हो जाते। ठीक है, अच्छा रिटर्न है। लेकिन अगर वही $10,000 आपने अमेरिका की टॉप 5 डिफेंस कंपनियों में लगाए होते, तो जानते हैं वो कितने बनते? $1,11,000, यानी मार्केट से लगभग 2 गुना रिटर्न। और इस पूरे सिस्टम के दिल में है लॉबिंग से मिलने वाला अविश्वसनीय मुनाफा। रेथियॉन कंपनी ने लॉबिंग पर करीब $2.8 मिलियन खर्च किए और बदले में उन्हें $6 बिलियन से भी ज्यादा के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। इसे निवेश नहीं तो और क्या कहेंगे, शायद दुनिया का सबसे मुनाफे वाला निवेश। तो इन सब बातों से हम क्या समझें, इसका निचोड़ क्या है? जवाब जितना सीधा है उतना ही परेशान करने वाला भी। बात सीधी सी है, ये जो दुनिया भर में अंतहीन लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ये कोई हादसा नहीं है। ये उस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है जिससे सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए बनाया गया है। जब तक जंग चलती रहेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स और ये मुनाफा भी चलता रहेगा। और ये सब हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सबसे ज्यादा मुनाफा लड़ने और लड़ाने में ही है, तो फिर शांति लाने के लिए असली वजह क्या बचेगी?